Hello everyone, welcome to my page channel Judiciary 009। आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जुडिशल सर्विसेज की मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आप इसके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज हम करेंगे चैप्टर 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, SRA का चैप्टर 6 जो डेक्लरेटरी डिक्री से डील करता है। सेक्शन 34 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, अगर उसको ध्यान से आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर। अब करेक्टर का मतलब अगर इंग्लिश मीनिंग देखोगे तो करेक्टर का मतलब होता है पर्सनल क्वालिटीज़, लेकिन वो यहाँ पे वर्ड है लीगल करेक्टर। अब लीगल करेक्टर का मतलब यहाँ पे मतलब ये हुआ, करेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया कि पर्सनल क्वालिटीज़। पर्सनल क्वालिटी के साथ लीगल वर्ड जुड़ा हुआ है, लीगल करेक्टर। लीगल का मतलब जो लॉ भी उस आपके पर्सनल क्वालिटी को सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए, एक ज़मीन है। अब आप मेरा नाम, जैसे मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मेरा नाम है गुरदौलत सिंह, मेरे पास एक ज़मीन है। क्या ज़मीन के रिगार्डिंग भी मेरा नाम यही रहेगा? नहीं, मेरा ज़मीन के रिगार्डिंग मेरा नाम होगा ऑनर, पोजेसर, लेसर, मॉर्टगेजर, जो भी मैं उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी मैं हूँ। तो लॉ लीगल सेंस में मेरा रिलेशनशिप, मेरे करेक्टर का रिलेशनशिप उस प्रॉपर्टी, उस सब्जेक्ट मैटर के साथ क्या है, डैट इज़ कॉल्ड लीगल करेक्टर। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर। इंटाइटल्ड का मतलब ये है कि देर आर सर्टन थिंग्स विच सपोर्ट यू टू हैव अ डैट करेक्टर। एक तो हो गया वो जो कई चीज़ें सपोर्ट कर रही है जिसके कारण वो आपका लीगल करेक्टर है। जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होने की वजह से वो जो आप इंटाइटल्ड हो एज आ कोई भी टाइटल से, जैसे आप ऑनर हो सकते हो, आप लेसर हो सकते हो, या लेसी हो सकते हो, जो भी आपके पास है, टीनेंट हो सकते हो, जो भी आपका इंटाइटलमेंट आपके पास उस डॉक्यूमेंट प्रॉपर है उससे रिगार्डिंग। अब एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी वर्ड नहीं है यहाँ पे वर्ड है राइट एज टू प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी राइट हैं वो सारे इंक्लूड कर लिए गए हैं। जैसे राइट टू वे, राइट टू यूज़ वाटर फॉर योर ओन लैंड, जो भी चीज़ें हैं उस अकेले प्रॉपर्टी, अगर बाकी राइट्स उसमें ना दिए जाएं तो अकेले में वो प्रॉपर्टी एज सच कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसके साथ जो भी जोड़े जाते हैं राइट एज टू प्रॉपर्टी, उसको आप देख सकते हो। तो उसको ब्रॉडर लैंग्वेज में आप देख सकते हो, राइट एज टू प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग राइट टू यूज़, राइट टू सेल, राइट टू अवेक्ट, जो भी आप उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखना चाहते हो। तो मे इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाइंग। मतलब ये है कि इसमें अगर होता क्या है, जो आपका राइट होता है 34 सेक्शन में बड़ा डाउटफुल होता है। आपको लगता है यार, जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में एक साथी, पड़ोसी, नेबर, वो लगातार मेरी ज़मीन से निकल रहा है और मेरे को डर लगा है कि ये कहीं ईजमेंट राइट तो नहीं अपना यूज़ कर रहा। मतलब उसने जिससे ये रास्ता इसने मेरी ज़मीन में बनाया हुआ है, ये परमानेंट रास्ता तो नहीं बना लेगा। क्योंकि मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा चुका हूँ, सेक्शन 25, उसमें प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा अगर कोई 20 साल कोई चीज़ यूज़ कर लेता है तो वो उसकी डिक्री लेके वो उसका उस प्रॉपर्टी का, उस चीज़ का वो ऑनर बन जाता है। तो अगर मेरी प्रॉपर्टी में कोई लंबे समय से गुजर रहा है तो मेरे को डर है कि ये भाई ईजमेंट यूज़ करके इसका ऑनर बन जाएगा इस रास्ते का। तो मैंने क्या किया, उस मेरा एक लीगल करेक्टर ये है कि मैं उसका ऑनर हूँ, तो मैं डिक्लेयर करा सकता हूँ कि जो ये रास्ता ये यूज़ कर रहा है, डिक्लेयर कर दिया जाए ये रास्ता मेरा है।
मतलब ये डाउटफुल नहीं है, ये रास्ता अगर ये यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑनर बन गया है। ये रास्ता भी मेरा है, ये ज़मीन भी मेरी है। तो आप इस तरह से उसकी डिक्री ले सकते हो और डिक्री लेके उसके एग्जीक्यूट करा सकते हो कि नाउ आई एम द ऑनर, और पहले ये कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया तो आप भाई साहब मेरी ज़मीन से नहीं गुजर सकते। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। और इंटरेस्टेड टू डिनाई वर्ड बड़ा अच्छा है। इंटरेस्टेड एक तो था डिनाइंग, मतलब एक्चुअल में वो डिनाइंग कर रहा है आपके लीगल करैक्टर को, और इंटरेस्टेड टू डिनाई मतलब उसकी एक लीगल कैपेसिटी ऐसी है कि वो ही मे ड्रैग यू इनटू अ लीगल एक्शन, मतलब वो इन फ्यूचर वो अपना आपके ऊपर एक एक्शन लगा। अब इसी एग्जांपल में जो मैंने अभी बताई थी, इसी एग्जांपल में अगर देख रहे हैं कि वो मेरी ज़मीन पे वो रास्ता बना के वो गुजर रहा है, तो मेरे को लगेगा कि ये बंदा मेरे पे सूट फाइल करके ये इसको प्रिस्क्रिप्शन का राइट एक्वायर कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी डाउटफुल सिचुएशन होगी तो मैं उससे पहले जाके उसकी डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकता हूँ उसके अगेंस्ट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और एज टू एनी प्रॉपर्टी में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाइंग टाइटल और सच करेक्टर और राइट। अब देखिए लीगल करेक्टर के साथ लीगल स्टेटस भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी एज डेट ऑफ बर्थ विद रिस्पेक्ट टू सर्टन पोस्ट और विद रिस्पेक्ट टू सर्टन थिंग्स अनसर्टन है, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं कोर्ट से डिक्लेयर करा सकता हूँ सर्टन डॉक्यूमेंट देके कि मेरा लीगल स्टेटस ये है कि आई एम 18 ईयर ओल्ड बॉय या 20 ईयर ओल्ड बॉय। तो ये आपका लीगल स्टेटस है, उसको सेटल करा सकते हो अपनी डिक्लेरेटरी डिक्री लेने के बाद। ऐसे ही जो लीगल करेक्टर हैं उनको आप डिक्लेयर करा सकते हो। अब देखिए डिक्लेरेटरी डिक्री में कोई चीज़ आपको नई नहीं दी जाती है, ये आपके पास ऑलरेडी थी और उसको डिक्लेयर करके अश्योरेंस करके आपको दी जा सकती है। अब देखिए तो 34 की पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी ऑफ लॉ ऑफ 30 सेक्शन 34 क्या है कि ये जो सोसाइटी में अनसर्टेनिटी है, अश्योरेंस, उसमें अश्योरेंस आए और लोग डेवलपमेंट के काम में लगें। ये ना हो कि बंदा अब देखा जाए तो लंबे समय में एक चीज़ की अनसर्टेनिटी रही आपके दिमाग में, अश्योरेंस उस बात की है ही नहीं है कि ज़मीन मेरी है या नहीं है, तो क्या है ये मेंटल स्टेटस आपका ऐसा होगा, इट्स अ क्रूलिटी अगेंस्ट सोसाइटी। तो उस चीज़ को सेटल करने के लिए ये डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है जो वो आया है। अब 34 है जो एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, ये बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में ये कह रखा है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये आप अदरवाइज भी सीपीसी में इनहेरेंट पावर यूज़ करके भी कोर्ट आपको डिक्लेरेटरी डिक्रीज दे सकती है अगर उसको लगता है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। अब देखिए इसमें वर्ड यूज़ हुआ है फर्दर रिलीफ। फर्दर रिलीफ का मतलब ये हुआ कि कोई रिलीफ डिपेंडेंट ऑन समथिंग, मतलब आपको अगर आपने मेन रिलीफ आपने मांगा है कि डिक्लेयर कर दीजिए कि आई एम द टाइटल ऑफ दैट वेरी लैंड, तो उसका फर्दर रिलीफ क्या होगा, पोजेशन। मतलब आपने टाइटल तो डिक्लेयर करा, आप ऑनर तो बन गए उस ज़मीन का, अगर पोजेशन ही नहीं लोगे तो टाइटल डिक्लेयर कराने का क्या फ़ायदा, अगर आप उसमें पोजेशन में नहीं थे, अब आप पोजेशन में ही तो लोगे। तो इसीलिए ये फर्दर रिलीफ होते हैं ये डिपेंडेंट अपॉन मेन रिलीफ होते हैं। तो अल्टरनेटिव रिलीफ और फर्दर रिलीफ में हमेशा डिफरेंट रहता है। अल्टरनेटिव रिलीफ ये होते हैं कि मुझे या तो ये दे दिए या मुझे ये दे दीजिए। जैसे मैंने आपको SRA के पिछले सेक्शनों में पढ़ाया, इसके लिए आप सेक्शन 29 देख सकते हो जो अल्टरनेटिव रिलीफ की बात करता है। वो ये कहता है कि या तो मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री दे दीजिए, और या फिर कॉन्ट्रैक्ट है जो इसको रिसाइंड कर दीजिए या कैंसिल कर दीजिए। तो वो अल्टरनेटिवली रिलीफ आप ऐसा हो सकता है, लेकिन फर्दर रिलीफ हमेशा डिपेंडेंट होता है आपके ओरिजिनल रिलीफ के ऊपर कि आप एक्चुअल में रिलीफ क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर फर्दर रिलीफ। अब कोर्ट जनरली फर्दर रिलीफ की डिक्री नहीं देता है। अगर आप डिक्लेरेटरी सूट के लिए जाए हो, डिक्लेरेटरी आप डिक्लेयर करना चाहते हो आई एम द ऑनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, टाइटल है ये मेरा, तो फर्दर रिलीफ पोजेशन आपको नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल आपने अपनी प्लीडिंग में ये प्लीड नहीं किया हुआ, आपने ये फर्दर रिलीफ मांगा नहीं है। तो कोर्ट ये देखेगा क्या ये फर्दर रिलीफ पोजेशन, क्या इसने कोई पिछले सूट में कहीं पे ये किसी भी सूट में ये फर्दर रिलीफ रहा था, कोई इसने पहले क्लेम किया हो
क्योंकि यहाँ पे अगर वो फर्दर रिलीफ मांग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कोर्ट फीस से बचना चाहता है। डेक्लारेटरी सूट्स में अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ करते हो तो आपको कोर्ट फीस नहीं लगती है, इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है। कोर्ट फीस जो विद रिस्पेक्ट टू अदर सूट्स में, जैसे आप पोजेशन लेने जाते हो प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी कोर्ट को। ऑनरशिप अब यहाँ पे डेक्लारेटरी डिक्री है, डेक्लारेटरी की डिक्री की जो कोर्ट फीस है उस लेवल की कोर्ट फीस नहीं है जो इसमें जनरल सी कोर्ट फीस होती है। तो इसको भी इसीलिए कई जो एडवोकेट्स हैं जो भाई वो उस कोर्ट फीस को बचाने के चक्कर में भी डेक्लारेटरी डिक्री में चले जाते हैं। तो कोर्ट कई बार आपको मना कर देता है कि भाई साहब आपके पास फर्दर रिलीफ जो पोजीशन आप मांग रहे हो वो हम नहीं देना चाहते, हम नहीं दे सकते। तो कई बार ऐसा लगता है कोर्ट आपकी प्लीडिंग देख के हुए ये लगता है कि यार इसको मेन रिलीफ तो मिल रहा है, तो उस पर ऊपर डिपेंडेंट जो फर्दर रिलीफ है तो ये आगे और सूट फाइल करेगा, उससे अच्छा ये है कि इससे कोर्ट फीस लेके इसको फर्दर रिलीफ दे दिया जाए। तो कोर्ट डिपेंड करता है डिस्क्रिशन के ऊपर कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग का ध्यान रखेगा कि ये ना हो कि आज सूट ये डिक्लेरेटरी डिग्री का कर रहा है, कल फिर फर्दर रिलीफ जाके फिर ये कर सकता है। इसमें रेस्ट ड्यूटी का प्रिंसिपल नहीं लगता, ना ही ऑर्डर 2 रूल 2 जो CPC का वो लगता है। तो आप ले सकते हो अदर सूट फाइल करके, लेकिन कोर्ट की हमेशा डिस्क्रिशन रहती है, इसीलिए कोर्ट आउटराइटली फर्दर रिलीफ आपको नहीं देगा। पहले वो आपका सूट सुनेगा और उसके बाद आपको अमेंडमेंट करने की इजाज़त देगा कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंडमेंट करके आप फर्दर रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो। तो ये टोटली डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा जो एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है और जो प्रोवाइज़ो जो दिया हुआ है वो मेन सेक्शन के साथ उसका ये नहीं है कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। उसके बाद आती है एक्सप्लेनेशन। अ ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। मतलब आप ये है कि एक ट्रस्ट बनाई हुई है, तो ट्रस्टी जो होते हैं उस प्रॉपर्टी को टेक ओवर करके और वो सारी चीज़ें बेनिफिशरी के बेनिफिट्स के लिए सारी चीज़ें करती हैं। अगर कोई बंदा उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी को अक्वायर करना चाहता है या प्रॉपर्टी के रेटिंग कोई ऐसा इंजरी करना चाहता है, तो वो ट्रस्टीज़ होते हैं वो इंटरेस्टेड टू डिनाई होते हैं। एक्चुअल में वो ऑनर नहीं है, बेनिफिशरी इज़ द ऑनर ऑफ द डेट वेरी प्रॉपर्टी, लेकिन वो बेनिफिशरीज के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए उनको कहा जाता है द पर्सन इंटरेस्टेड इन डिनाई। मतलब वो हमेशा उस इंजरी को, प्रॉपर्टी से जो इंजरी होगी उसको बचाने के लिए, बेनिफिशरी के हित के लिए वो काम करेंगे। आप इसको इस तरह से देख सकते हो सेक्शन 34 को। और इसमें जो हमेशा होगा जो एग्जिस्टेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होगा, मतलब जो एंटाइटलमेंट की बात की है जो पॉजिटिव इन नेचर होगा। जैसे अब देखा जाए तो मेरा घर के सामने एक बंदा कोई गंद फेंकना शुरू कर देता है, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। तो गंद फेंक रहा है तो वो लगातार फेंकता जा रहा है। वो होता है कि कुछ अपनी एक ट्रॉली लेके वो उसमें गंद खड़ा करता रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, तो मैं उसके बाद डेक्लारेटरी सूट फाइल करके मैं ये चाहता हूँ कि ये जो जहाँ पे ये अपनी ट्रॉली या गंद फेंक रहा है वो प्रॉपर्टी मेरी है। पहला तो मैं न्यूसेंस जो है वो न्यूसेंस में जा सकता हूँ कि इसको गंद को हटाया जाए। दूसरा ये उसमें जो ट्रेसपास कर रहा है ये डिक्लेयर किया जाए आई एम द ऑनर ऑफ डेट वेरी प्रॉपर्टी, और इसमें ये नहीं खड़ी कर सकता अपनी ट्रॉली या गंद यहाँ पे नहीं लगा सकता। तो उसके लिए अब देखिए ये इट्स अ पॉजिटिव इन नेचर कि आई एम डिक्लेयरिंग डेट वेरी प्रॉपर्टी, आई एम द ऑनर ऑफ डेट वेरी प्रॉपर्टी। अब विद रिगार्ड टू हिम उसके लिए ये नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव क्या कि अगर मैं ऑनर हूँ तो वो तो ऑनर नहीं है ना। लेकिन मैं अगर जाऊँ कोर्ट में, ये तो मैं डिक्री ले सकता हूँ। अगर मैं कोर्ट में ऐसा जाऊँ कि डिक्लेयर करो ही वॉज नॉट द ऑनर ऑफ द डेट वेरी, ही इज़ द नॉट ऑनर ऑफ द डेट वेरी प्रॉपर्टी, तो क्या मैं डिक्लेरेटरी डिक्री ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो मान लीजिए ऑनर नहीं है तो इससे ये भी तो साबित नहीं होता कि मैं उसका ऑनर हूँ। लेकिन अगर मैं ये लेता हूँ कि मैं आई एम द ऑनर, तो इसका मतलब ये वो ऑनर नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हो ना। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हो कि पॉजिटिव इन नेचर जो आप अपना जो राइट एक्सरसाइज करोगे, जो अपनी इंटाइटलमेंट डिक्लेरेशन कराने के लिए, आप अपनी नेगेटिव में कभी नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक केस लॉ है कि एक बंदा था, उसकी एक वाइफ थी और वो वाइफ के बच्चा नहीं था,
बंदे की डेथ होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी जो है अब देखा जाए तो किसके पास जाएगी। अब वो बंदा मरने से पहले उसने एक लाइफ इंटरेस्ट अपनी वाइफ के नाम बना दिया कि ये मेरी वाइफ है, जब तक ये रहेगी ये प्रॉपर्टी को देखेगी। तो हुआ क्या, उस लेडी ने एक सन अडॉप्ट कर लिया। वो ठीक है, डिवोर्स क्योंकि बंदे की डेथ हो चुकी थी, उसकी वाइफ जो अब उसका हस्बैंड नहीं रहा, तो उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। बच्चे को जब अडॉप्ट कर लिया तो दूसरी पार्टी वो चली गई कोर्ट में कि डिक्लेयर करें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वी आर द ऑनर ऑफ डैट वेरी प्रॉपर्टी। तो ये इशू कोर्ट में उठा, तो कोर्ट में ये देखा कि क्या पॉजिटिव इन नेचर है जो आप लेके आए हो, क्योंकि यू आर द रिवर्जनर ऑफ डैट वेरी प्रॉपर्टी और वो है अभी लाइफ इंटरेस्ट में। अब उसने अपने बच्चा अब ले भी लिया है, तो उसके साथ दूसरा इशू उन्होंने ये बैठाया कि ये भी आप तय करें कि ये जो अडॉप्शन इसने की है ये इलीगल अडॉप्शन है। तो कोर्ट ने ये माना कि अडॉप्शन इलीगल नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपके नेगेटिव में वे में है, लेकिन उसके अगर ये पॉजिटिव वे में है कि वो डिक्लेयर ये कराना चाहती है लेडी कि शी इज़ द ऑनर ऑफ डैट वेरी प्रॉपर्टी। उस लड़का जो है वो ऑनर है प्रॉपर्टी का। तो कोर्ट इसको एंटरटेन कर सकता है, और पॉजिटिव किसके रिगार्ड है और नेगेटिव किसके रिगार्ड है। अगर प्लेंटिव के रिगार्डिंग ये पॉजिटिव हुआ तो वो सूट एंटरटेन किया जा सकता है। अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट नेगेटिव है और प्लेंटिव के अगेंस्ट पॉजिटिव नहीं है तो वो सूट एंटरटेन नहीं होगा। आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद आपने सेक्शन 34 आपका ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के मेंस में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और उसके बाद आता है सेक्शन 35 अफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। देखिए, अब डिक्लेरेशन आपने ले ली है, तो ये जो डिक्लेरेशन डिक्री होगी ये हमेशा इन पर्सोनम काम करेगी। मतलब ये दो पार्टियों के बीच की डिक्री होगी। ये नहीं होगा कि ये सारे संसार के लिए या सारी वर्ल्ड के लिए ये डिक्री मानी जाएगी कि मैंने सारे संसार को ये बता दिया कि आई एम द ऑनर ऑफ डैट वेरी प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है। ये डिस्प्यूट दो पार्टियों में हल हुआ है कि कौन इसका ऑनर है, या कौन जो डिस्प्यूट हुआ था, जो कौन वो अनसर्टन थी, वो किसके रिगार्डिंग लीगल करेक्टर सर्टन हुआ है, तो वो दो पार्टियों के बीच में होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो हर बंदे के लिए सेटल हो गया। तो इसीलिए इसको इन पर्सोनम कहा जाता है, जजमेंट इन पर्सोनम। उसके बाद आता है सेक्शन 36 प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। देखिए, प्रिवेंटिव रिलीफ है जो दो तरह से ग्रांट किया जा सकता है। एक आप लगा लो टेम्परेरी और परपेचुअल। मतलब टेम्परेरी इंजंक्शन भी दी जा सकती है एज ऑर्डर, और परपेचुअल इंजंक्शन भी दी जा सकती है। आप 37 अगर पढ़ोगे, इसमें कुछ ग्राउंड दिए गए हैं कि किस किस केसों में टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन दी जा सकती है। मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल बता दूं कि टेम्परेरी इंजंक्शन कैसे डील करते हैं। ऑर्डर 39 और सेक्शन 94 क्लॉज CPC का आप इसके साथ देख सकते हो, क्योंकि टेम्परेरी इंजंक्शन हमेशा CPC के साथ पढ़ी जाती है और परपेचुअल इंजंक्शन SRA के साथ देखी जा सकती है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन देने से पहले कोर्ट क्या देखेगा? टेम्परेरी इंजंक्शन का मतलब होता है कि स्टेटस क्यो, मतलब जैसी प्रॉपर्टी है वैसे ही बनी रहे जब तक हम इसका डिसीजन नहीं देते या डिक्री नहीं देते उस डिस्प्यूटेड राइट्स को लेके। तो जब आप टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपने क्या चीज़ें कोर्ट में साबित करनी है, वो उसके बारे में कोर्ट बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का फार्मूला अप्लाई करेगा। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सबसे पहले जो एप्लीकेंट होगा, जो टेम्परेरी इंजंक्शन लेना चाहता है, सबसे पहले उसको प्राइमा फसाई एविडेंस देके ये साबित करना होगा कि ये जो सूट है वो एडमिट हो सकता है, ये सूट जो है वो जीत सकता है। मतलब ये है कि मैं अगर टेम्परेरी इंजंक्शन चाहता हूँ तो मेरे को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं ये सूट जीत सकता हूँ। तो अगर वो उसने कोई ऐसा कोजेंट एविडेंस देके अगर उसने ये साबित हो जाता है कि वो ये सूट जीत सकता है, तो वो टेम्परेरी इंजंक्शन उसको दी जा सकती है।
और उसके बाद कोर्ट ये देखेगा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के तहत कि इन हुज फेवर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस विल टिल्टेड। जैसे वो एप्लीकेंट में देखेगा कि क्या एप्लीकेंट को अगर ये नहीं दिया जाता तो उसको इररिपेरेबल इंजरी होती है, और अगर उसको नहीं दिया जाता तो क्या उस इररिपेरेबल इंजरी को रोका जा सकता है। तो ये, और उसके बाद जो इसका रिस्पोंडेंट होगा, रिस्पोंडेंट की पोजीशन भी देखी जाएगी। क्या अगर एप्लीकेंट को टेम्परेरी इंजंक्शन दी जाए तो रिस्पोंडेंट को इररिपेरेबल इंजरी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो क्या उस इंजरी को बचाया जा सकता है, या उसको पैसे से या कुछ और तरीके से उस इंजरी को रोका जा सकता है। अगर ये बैलेंस बनता है कि टेम्परेरी इंजंक्शन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट डिस्क्रिशन अपनी देखेगा। जनरली जो सूट्स होते हैं उसमें थोड़ा टाइम के लिए इंजंक्शन दी जाती है, लेकिन अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, उसमें उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो इंजंक्शन कोई भी होगी ये 6 मंथ तक वैलिड होगी, उसके बाद और आउटराइटली ये ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। टेम्परेरी इंजंक्शन में आपने स्टेटस क्यू बना के रखना है, मतलब प्रॉपर्टी को बचा के रखना है टिल फाइनलिटी ऑफ द सूट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। और टेम्परेरी इंजंक्शन जो हमेशा होगा ये एक ऑर्डर के तहत होगा, जो ऑर्डर देगा कोर्ट। परपेचुअल इंजंक्शन एज अ डिक्री आएगा, मतलब आप शुरू से ऑन मेरिट्स आप ये लेना चाहते हो, परपेचुअल इंजंक्शन लेना चाहते हो। मान लीजिए एक लिविंग एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक ए है और वो ऑलरेडी मैरिड है बी से, लेकिन ए जा रहा है सी से शादी करने के लिए, एक नई शादी करने के लिए। तो बी परमानेंट इंजंक्शन में चली जाती है कि सी ए को रोका जाए वो सी से शादी ना करे। तो कोर्ट ये देखेगा, जनरली इसमें काफ़ी जजमेंट्स हैं वो जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सेटल्ड हो चुका है कि ऐसी परमानेंट इंजंक्शन नहीं दी जा सकती कि बंदे को हमेशा के लिए रोक दिया जाए कि वो और शादी कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में वो किस सर्कमस्टांसिस में क्या चीज़ें थी जो उसको ये करने में उसको मिला कि हाँ ये करना चाहिए। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। परमानेंट इंजंक्शन ये होता है कि मेरे को लास्ट रिजॉर्ट, जो लास्ट डिक्री, जो लास्ट मेरे को जो चीज रिलीफ चाहिए वो ये चाहिए कि इस बंदे को परमानेंटली कुछ काम करने के लिए या उस राइट जो ये लेना चाहता है उस पर रोका जाए। तो कोर्ट इसके लिए डिक्री दे सकती है, डिक्री पास करती है, ऑन मेरिट सूट सुना जाएगा। टेम्परेरी इंजंक्शन में वो हमेशा ऑर्डर के तहत आता है, वो सूट किसी और पर्पस के लिए होता है। लेकिन टेम्परेरी इंजंक्शन उस प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग को सूट किया हुआ है तो टेम्परेरी इंजंक्शन उस प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, उस पर स्टेटस क्यू बनाने के लिए आप ले सकते हो। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। और परमानेंट इंजंक्शन के बाद आता है मैंडेटरी इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन है वो आपको रोकती है किस चीज़ को आप ना करें, और जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो कहती है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए, सर्टन ऑब्लिगेशन ऐसी हैं जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में करनी होती हैं, अगर वो नहीं करते तो आपके अगेंस्ट वो मैंडेटरी इंजंक्शन में बंदा जा सकता है, या आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो आप अपनी एक्सेस में कर रहे हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी एक्सेस में कर रहे हो, तो उसको रोकने के लिए परपेचुअल इंजंक्शन में जा सकता है। अगर आप ऑब्लिगेशन नहीं कर रहे तो मैंडेटरी इंजंक्शन में। मैंडेटरी का मतलब ये है कि जो आपको काम करना पड़ेगा। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी में मैंने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके किसी की प्रॉपर्टी में मैंने कब्जा कर लिया और वॉल बना दी है, तो कोर्ट में दूसरी पार्टी अगर जाती है वो अपना टाइटल सिद्ध कर देती है और मैं उसको सूट में हार जाता हूँ कि वो ऑनर है डिक्लेरेटरी डिक्री वो ले लेता है, और साथ में वो फर्दर रिलीफ इस मैंडेटरी इंजंक्शन का मांगता है। तो मैंडेटरी इंजंक्शन में कोर्ट मेरे को कह सकती है, भाई आप ये जो वॉल आपने बनाई है इस वॉल को तोड़िए, वो वॉल तोड़नी पड़ेगी मुझे, तोड़ने के बाद उसका पोजेसन भी देना पड़ेगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 39।
सेक्शन अच्छा 39 मैंने पढ़ा दिया मैंडेटरी इंजेक्शन, 38 परपेचुअल इंजेक्शन के लिए है, और 37 ये बताता है कि टेम्परेरी और परपेचुअल इंजेक्शन एक्चुअल में है क्या। उसके बाद आता है सेक्शन 40। देखिए, आप कोई भी इंजेक्शन लेने के लिए जाते हो, चाहे वो कोई भी हो, परमानेंट हो, मतलब परपेचुअल का मतलब परमानेंट है, या मैंडेटरी हो, तो उसके साथ आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, या फिर आप अल्टरनेटिवली में डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि मुझे या तो डैमेजेस दे दीजिए और या फिर मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, या फिर दोनों साथ में भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इंजेक्शन का सूट डिसमिस हो गया तो आपको डैमेजेस भी नहीं मिलेंगी। तो आपने जिस सूट कोई भी फाइल किया हुआ जिसमें आप इंजेक्शन मांग रहे हो, अगर उसमें आपने डैमेजेस क्लेम नहीं किए हैं तो वो डैमेजेस बिना क्लेम किए आपको नहीं दी जा सकती। कोर्ट आपको ये कह देगा कि अपनी अमेंडमेंट को आप अमेंड कर, अपनी जो प्लीडिंग को अमेंडमेंट करके आप उसमें ये रिलीफ, आप डैमेजेस का अगर जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हो। तो उसके बाद आता है सेक्शन 41, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। तो ये सर्टन ग्राउंड्स हैं जब इंजंक्शन आपको नहीं दी जा सकती। जैसे मैं आपके ऊपर इंजंक्शन इस बात की लेना चाहता हूँ कि आप मेरे पे ऊपर कोई सिविल सूट ना करिए, तो क्या मैं ये ले सकता हूँ? अब आने वाले टाइम पे मेरे पे कोई अपना कोई डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो नहीं ले सकता। मान लीजिए एक सूट ऑलरेडी चल रहा है और उसमें मैंने उसी कोर्ट में आपके अगेंस्ट इंजंक्शन लेना चाहता हूँ कि इसको कहिए कि मेरे को प्रोसिक्यूट मत करे, मतलब मेरे को जो साबित ये करना चाहता है कि मैं जो प्रोसिक्यूट करना चाहता है वो ना करे, तो वो भी नहीं ले सकता। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ऐसी सिविल में, ऐसी क्रिमिनल में। अब देखिए, इसका ई पार्ट है, जो सेक्शन 41 का ई पार्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि इंजंक्शन कैनॉट बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। देखिए, टेस्ट क्या होगा जब आप इंजेक्शन दोगे कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। अगर हो सकती है तो इंजंक्शन भी ग्रांट की जा सकती है दूसरी पार्टी को रोकने के लिए कि भाई साहब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पीछे नहीं हट सकते। तो अब देखा जाएगा तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बना के कि अगर मान लीजिए उसको कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, तो उसमें इंजंक्शन भी नहीं होगी। तो कोर्ट हमेशा इस बात के लिए प्लीडिंग को चेक करेगा, और प्लीडिंग में साथ जो आपने फैक्चुअल सिचुएशन दे रखी है उसको चेक करके देखेगा कि क्या ये सूट जो आपने फाइल किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो उसमें जो चीज़ें जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी थी, क्या ये ऐसी थी जिसमें दोनों पार्टियां राजी होके स्पेसिफिकली परफॉर्म हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी टर्म्स थी तो उसमें इंजंक्शन आपको मिल सकती है। बाकी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस को ध्यान रख के, या जो परपेचुअल इंजंक्शन की जो ग्राउंड्स हैं उनको ध्यान रख के, या मैंडेटरी इंजंक्शन के जो ग्राउंड हैं उनको ध्यान रख के आपको इंजंक्शन दी जा सकती है, अदरवाइज़ आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है इसका जो सी पार्ट। सी कहता है टू रिस्टेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या आप किसी को ऐसा इंजंक्शन ले सकते हो कि वो भाई साहब वो किसी इलेक्शन में लड़े ही ना, मतलब आप सरपंच बनना चाहते हो और दूसरी पार्टी चली गई है कि आप इसके अगेंस्ट इंजंक्शन दो कि ये हमेशा सरपंच बने ही ना। क्या हो सकता है ऐसा? क्योंकि ये आपके इंडिविजुअल राइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो आगे। तो आपकी अनसर्टिनिटी है जो विद रिगार्ड टू सर्टन राइट, अगर वो है तो आप इंजंक्शन ले सकते हो। जैसे ये डिक्लेयर कर दीजिए ये पार्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू मी, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो तो हो सकता है। अगर उसमें अगर ये अगर कोर्ट में अगर डिक्लेयर कराना चाहते हो कि डिक्लेयर कर दीजिए कि आई एम द सरपंच ऑफ दैट विलेज, क्या वो हो सकता है? दैट कैन नॉट बी, बिकॉज क्योंकि वो इसकी एक प्रोसेस है सरपंच बनने के लिए। अगर मान लीजिए ऑलरेडी एक पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट हुआ और दो पार्टीज़ हैं और एक पार्टी गलत तरीके से इसको जीत गई, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया जहाँ वोट खरीदे या अंदर कुछ सेटिंग ऐसा की और वो जीत गया, और एक पार्टी जो है कंटेस्ट वो जो इलेक्शन कर रहा था वो हार गई,
तो आप उस ग्राउंड्स को लेके हुए डिक्लेरेटरी डिक्री में जा सकते हो कि डिक्लेयर करिए कि ये जो इलेक्शन हुआ है ये गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो जो चीज़ें डाली गई हैं थे। अब इंजंक्शन का यहाँ पे कुछ फंडा है ही नहीं है, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। उसके बाद आता है सेक्शन 42। देखिए इसमें 41 में जो इंजंक्शन के रिफ्यूज़ल के जो ग्राउंड्स हैं वो बेर एक्ट बेस्ड ही हैं। इसमें समझाने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो समझाने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी हैं। अब एच पॉइंट ऐसा है जो 41 का एच पॉइंट है, वो ये कहता है व्हेन इक्वली एफिशिएंशियस रिलीफ कैन सर्टनली बी obtained by any other usual mode of proceeding except in a case of breach of trust। अब देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा रिलीफ इससे अच्छा आपको मिल रहा है तो कोर्ट इंजंक्शन आपको क्यों देगी? मान लीजिए एक बंदा न्यूसेंस कर रहा है आपके घर के सामने और आप उसके अगेंस्ट इंजंक्शन में जाना चाहते हो, और वो भाई साहब कह रहे हैं भाई साहब मैं 2 दिन के लिए यहाँ पे ये जो कूड़ा फेंक रहा हूँ, उसके बाद एक्चुअल में मेरा जो घर मैं बना रहा हूँ उसका मलबा है ये, और मैं उसको उठाने वाला हूँ। अब वो खुद ही कह रहा है मैं उठाने वाला हूँ, तो आप या तो ये चले जा सकते हो कि डिक्लेयर करिए कि वो जो जिस लैंड पे वो मलबा फेंक रहा है वो डिक्लेयर करिए आई एम द ओनर ऑफ दैट वेरी प्रॉपर्टी, ये मलबा उस प्रॉपर्टी पे नहीं फेंक सकता। अब न्यूसेंस में जाने के लिए न्यूसेंस को रोकने के लिए कि ये न्यूसेंस हो रहा है मेरे सामने, घर के सामने ये मलबा पड़ा हुआ है, आप वो 2-4 दिन के लिए वो उसको लगाना चाहता है, या आपके ऊपर वो उसने कब्जा करा हुआ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो वो अगर वो मलबे को हटाएगा भी तो आपकी प्रॉपर्टी में ही मलबा फेंकेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी जो आगे है। तो कोर्ट ये देखेगा, डिस्क्रिशन है, और कोर्ट सारे ग्राउंड्स को ध्यान में देखे हुए कि क्या जो मैंने इंजंक्शन इसने मांगना चाहता है क्या इसके अलावा इससे अच्छा इसके पास कोई ऐसा रिलीफ था जो इंजंक्शन अगर इसको ना भी दी जाए तो उससे भी इसका काम चल सकता है। तो कोर्ट इस तरह से इसको देख सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 42। अब देखिए इंजंक्शन ऑफ अफर्मेटिव एक्ट और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को ध्यान में लेके आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई साहब क्या आप मेरे लिए पेंटिंग बनाएंगे? वो बंदा मान गया कि मैं हाँ पेंटिंग बनाऊंगा, और इट्स बेस्ड अपॉन स्पेशल स्किल्स एंड लर्निंग ऑफ पर्सन। अब मान लीजिए वो पेंटिंग बनाने से मुकर गया, तो क्या मैं उसका जो है उसको रोक सकता हूँ? मैंडेटरी इंजंक्शन में जा सकता हूँ भाई साहब इसको करवाइए काम मेरे से? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इट्स डिपेंड अपॉन देयर पर्सनल क्वालिफिकेशन। और अगर किसी बंदे को बाध्य करोगे किसी काम करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, तो ये उसके ह्यूमन राइट के भी अगेंस्ट है कि वो काम करना नहीं चाहता और आप उसको धक्के से काम करवा रहे हो जब तक उसकी विल नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप नेगेटिव इंजंक्शन ले सकते हो, उसको रोक सकते हो, ये कहीं और काम नहीं कर सकता। अगर ये मेरा काम नहीं करेगा तो मैं उसको काम नहीं करवा सकता, मैंडेटरी इंजंक्शन नहीं ले सकता हूँ। लेकिन मैं परपेचुअल इंजंक्शन ये ले सकता हूँ या टेम्परेरी इंजंक्शन ये ले सकता हूँ कि ये बंदा कहीं और काम ना करे, अगर ये मेरे यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। तो सेक्शन 42 भी हो गया। आज थोड़ी सी जो चैप्टर थे मैंने जो 7th और 8th और 6th चैप्टर कराए हैं, ये जुडिशल सर्विसेज के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिल्ली के लिए और पंजाब के लिए। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC के साथ पढ़ सकते हो, और पढ़ने के बाद वहाँ पे जो प्रोविज़न दिए गए हैं टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड और ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन है उसकी, वो उसको ध्यान इसके साथ अटैच करके आप कोरिलेट करके पढ़ सकते हो। और आज की क्लास अपने SRA कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे क्रिमिनल लॉ आपको पढ़ाऊँ। बाकी जैसा भी आप मुझे कहोगे मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं भी अब दिल्ली APP की पोस्ट जो आने वाली हैं तो उसके रिगार्डिंग अब आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये मैं आने वाले टाइम पे डिसाइड करूँगा कि कैसे क्या शेड्यूल रहेगा मेरा। और बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत मैसेज किए हैं और जिनका मैं रिप्लाई अभी तक नहीं दे पाया।
और उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो मैं आने वाले टाइम पे आपका रिप्लाई करूँगा और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो उसको हल करने की कोशिश करूँगा। अभी भी आपकी अगर कोई इसके रिगार्डिंग आप चाहते हो कि मैं क्वेरीज़ की एक क्लास लूँ, SRA की क्वेरीज़ की क्लास लूँ, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। और ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं अपने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।